Welcome to Reliable Analysis. Namaskar, salam, sat sri akal to all of you. I am Dr. Ashok Kumar. I am going to explain a very important topic of class 10 history in NCERT book. Its first chapter, the name of the chapter is Rise of Nationalism in Europe, and the topic is Unification of Italy. Unification of Italy is a very important topic, and almost all the examinations, any one question or more questions are asked from this topic. So we are trying to understand unification of Italy. Dear students, reliable news analysis इंटीरियर और दूर दराज के क्षेत्रों में और ऐसे लोग जो कि हायर एजुकेशन की प्राप्ति करना चाहते हैं, बीए, एमए, डॉक्टरेट या 9, 10, 11, 12 इत्यादि के लोगों को फ्री निःशुल्क ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के पवित्र मकसद से इस चैनल का प्रारंभ किया गया है। अतः इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें। इससे आपको सोशल साइंस, इंग्लिश इत्यादि, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, रिसर्च पेपर इत्यादि से संबंधित वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जहां तक यूनिफिकेशन ऑफ इटली का सवाल है, तो पिछले क्लास में भी, पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने जिक्र किया था कि गुइसेप मेजनी was the guru of all the revolutionaries in यूरोप। मेजनी का मानना था कि एब्सोल्यूट डिस्पोटिज्म का यानी निरंकुश राजतंत्र का खात्मा होना जरूरी है। मेजनी का यह मानना था। निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति के बाद ही नेशन स्टेट का इमर्जेंस हो सकता था, ऐसा मेजनी का कहना था। और नेशन स्टेट was the ultimate goal, अंतिम उद्देश्य ऑफ पीपल, यह मेजनी का कहना था। मेजनी ने यंग स्टूडेंट्स को या लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ लेकर के और पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की जो हवा चल रही थी उसको एक प्रचंड आंधी के रूप में परिणत कर दिया था। गुइसेप मेजनी ने नेशनलिज्म के प्रचार प्रसार के लिए अंडरग्राउंड रहकर 2 अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टैब्लिश किया था। इस समय जो अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी होते थे उसको आमतौर पर कार्बोनरी के नाम से यूरोप में जाना जाता था। गुइसेप मेजनी ने 2 कार्बोनरी ऑर्गेनाइजेशंस यानी 2 सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस को खुद एस्टैब्लिश किया था। एक का नाम था यंग इटली और एक का नाम था यंग यूरोप। यंग इटली का निर्माण मेजनी ने इस उद्देश्य से किया था कि सभी इटालियन भाषा भाषी लोग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन वन नेशन स्टेट, यानी इटली एक नेशन स्टेट होना चाहिए। इटली भाषा बोलने वाले लोगों का एक नेशन स्टेट होना चाहिए। इटली जो है एब्सोल्यूट रूलर्स के, निरंकुश शासकों के अंडर में या हैब्सबर्ग इंपायर के अंडर में जो है एक पैच वर्क, एक चिप्पी, कपड़ा में जैसे चिप्पी साटा जाता है तो एक चिप्पी बन करके नहीं रह सकता है, यह मेजनी का सोचना था। मेजनी ने इसके उद्देश्य से इटली को यूनिफाइड करने के लिए यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए मेजनी ने यंग इटली नामक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया। साथ ही साथ मेजनी इस नेशनलिज्म की अलख को पूरे यूरोप में जलाना चाहता था और इस उद्देश्य से मेजनी ने यंग यूरोप नामक ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट भी बर्न में किया था। यंग इटली नामक ऑर्गेनाइजेशन का
निर्माण उसने मार्सेलिस नामक जगह में किया था। लेकिन मेजनी के लाखों जो अनुयायी पूरे यूरोप में थे और जो नेशनलिज्म का प्रचार प्रसार काफी तन्मयता के साथ कर रहे थे, और इसका कुछ परिणाम तो हुआ। मेजनी के कई प्रमुख शिष्य हुए, जिसके अंतर्गत काउंट कैबोर, गैरीबाल्डी इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है। मेजनी के प्रयासों का परिणाम था कि 1831 में लिगुरिया नामक जगह में एक रिवोल्ट हो गया, लेकिन यह रिवोल्ट क्रश कर दिया गया, दबा दिया गया। मेजनी को गिरफ्तार कर लिया गया और मेजनी को एग्जाइल यानी देश निकाला दे दिया गया। देश निकाला दिए जाने के बाद भी मेजनी अपना प्रयास जारी रखा। 1848 का रिवॉल्यूशन जो फ्रांस में स्टार्ट हुआ फरवरी 1848 में, और शीघ्र ही यूरोप के विभिन्न देशों में फैल गया, इसमें भी मेजनी के विचारों का बड़ा ही योगदान था। लेकिन इन सभी रिवॉल्यूशंस को 1831 का हो या 1848 का हो, मोर और लेस यूरोप के विभिन्न देशों के निरंकुश शासकों ने, एब्सोल्यूट रूलर्स ने इसको कुचल डालने का, क्रश करने का काम किया। और मेजनी की असफलता के बाद यह निश्चित हो गया कि इटालियन लोगों की जो आकांक्षा थी, एस्पिरेशन था कि इटली शुड बी यूनिफाइड एज अ नेशन स्टेट, ये जो इटली के लोगों की भावना थी, इस आकांक्षा को, इस भावना को, एस्पिरेशन को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए अब लोगों की निगाह थी सबसे बड़े इटालियन क्षेत्र सार्डिनिया के ऊपर। इटली इस समय कई क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसके अंतर्गत सार्डिनिया, पीडमोंट, सेवाय, सिसिली, नेपल्स, लोम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, टस्कनी, मोडेना और रोम इत्यादि कुछ प्रमुख क्षेत्र थे इटली के। इटली इन क्षेत्रों में बटा हुआ था। फिर से एक बार जिक्र करते हैं कि इटली के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे। सार्डिनिया, पीडमोंट, सेवाय, लोम्बार्डी, वेनेशिया, सिसिली, नेपल्स, परमा, टस्कनी, मोडेना और रोम। तो इन सभी क्षेत्रों में इटली डिवाइडेड था। और गुइसेप मेजनी के प्रयासों की विफलता के बाद अब यह निश्चित हो गया था कि सबसे प्रमुख, इन इटालियन क्षेत्रों में से सबसे प्रमुख था सार्डिनिया। अब यह निश्चित हो गया था कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली कुड टेक प्लेस ओनली बाय द एफर्ट ऑफ सार्डिनिया। सार्डिनिया के लीडरशिप में, सार्डिनिया के नेतृत्व में यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज पॉसिबल, यह निश्चित हो चुका था। सार्डिनिया के राजा थे विक्टर इमैनुअल टू। सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल टू ने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के डायरेक्शन में कुछ कंक्रीट स्टेप्स लिए। हम लोगों ने स्टडी किया था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो उसमें प्रसा वाज द माइटिएस्ट टेरिटरी ऑफ जर्मन स्पीकिंग पीपल। तो इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कुड टेक प्लेस इन द लीडरशिप ऑफ प्रसा। वहीं इटली में था, सार्डिनिया सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे पावरफुल था। तो इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली कुड टेक प्लेस इन द लीडरशिप ऑफ सार्डिनिया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में हम लोगों ने देखा था कि विलियम कैजर वन
ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की दिशा में एक पहल की थी। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली के मामले में विक्टर इमैनुअल II, जो सार्डिनिया के राजा थे, ने एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया, एक पहल किया। जर्मनी यानी प्रसा के जो किंग थे विलियम कैजर वन, उन्होंने ऑटो वन बिस्मार्क को अपना चांसलर यानी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल II ने काउंट कैबोर को अपना प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर अपॉइंट किया। कुछ लोग उसके पोस्ट को चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं, बिकॉज अर्लियर ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया। तो प्राइम मिनिस्टर आमतौर पर उसके पोस्ट को कहा जा सकता है, क्योंकि उसका जो काल था वो पूरे इटली का वो बन गया था प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से जो है काउंट कैबोर को अपॉइंट किया गया, काउंट कैबोर को अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्डिनिया। और जिस प्रकार से जर्मनी के यूनिफिकेशन में यूनिफिकेशन का सारा दायित्व विलियम कैजर वन ने ऑटो वन बिस्मार्क के हेड पर डाल दिया था, ठीक उसी प्रकार से इटली के यूनिफिकेशन का दायित्व काउंट कैबोर के ऊपर था। बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए कुछ व्यवहारिक तौर तरीके अपनाए थे, जिसके अंतर्गत उसने प्रसा का मिलिट्री डेवलपमेंट, हैवी आर्मामेंट एंड मिलिटराइजेशन की पॉलिसी को अपनाया था। और साथ ही साथ इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन यानी डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर उसने काफी बल दिया था, ताकि सभी जर्मन क्षेत्र प्रसा के लीडरशिप को स्वीकार कर सके। ठीक इसी प्रकार से काउंट कैबोर ने यूनिफिकेशन ऑफ इटली से पहले इटली सार्डिनिया के इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन यानी सार्डिनिया के ट्रेड डेवलपमेंट, सार्डिनिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इत्यादि के ऊपर जोर दिया। और साथ ही साथ सार्डिनिया के हैवी आर्मामेंट एंड मिलिटराइजेशन के ऊपर काउंट कैबोर ने काफी जोर दिया, क्योंकि यह तो निश्चित था कि डिफरेंट इटालियन स्पीकिंग टेरिटरी जो था वो स्वतंत्र नहीं था, इसलिए कोई मीटिंग करके इटली के सभी क्षेत्र एक इटली का निर्माण नहीं कर सकते थे। यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली कुड टेक प्लेस ओनली थ्रू वॉर्स, युद्धों की सहायता से हो सकता था। तो इस दृष्टिकोण से काउंट कैबोर ने एक व्यवहारिक, एक प्रैक्टिकल जो है स्टेप तब लिया कि जब उसने सार्डिनिया का इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन और मिलिटराइजेशन एंड आर्मामेंट की पॉलिसी को अपनाया। अब इसके बाद काउंट कैबोर का एक और मान्यता था। काउंट कैबोर वाज ऑफ द ओपिनियन दैट यूनिफिकेशन ऑफ इटली कुड टेक प्लेस ओनली विद द हेल्प ऑफ फॉरेन असिस्टेंस। फॉरेन असिस्टेंस की सहायता से ही यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो सकता था। यह काउंट कैबोर का विचार था। लेकिन सवाल उठता है कि फॉरेन असिस्टेंस सार्डिनिया को देगा कौन यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए? तो इसका काउंट कैबोर ने एक इसका रास्ता निकाला। कैबोर का मानना था कि पहले हम दूसरे को सहायता कर देंगे, तब मेरे वक्त में वो सहायता करेगा। और काउंट कैबोर को एक मौका मिल गया। 1854 से 1856 के बीच बैटल ऑफ क्रीमिया हुआ। बैटल ऑफ क्रीमिया यानी क्रीमिया का युद्ध। इस बैटल में एक तरफ रसा और ऑस्ट्रिया थे और दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस थे। सार्डिनिया ने बिना कारण
बिना कारण इंग्लैंड फ्रांस के साइड का पक्ष ले लिया। इंग्लैंड फ्रांस की तरफ से युद्ध में भाग लिया सार्डिनिया। सार्डिनिया को बैटल ऑफ क्रीमिया से कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्यों सार्डिनिया इस युद्ध में कूद पड़ा? इसका मुख्य कारण था कि सार्डिनिया को, यानी इसके प्राइम मिनिस्टर काउंट कैबोर को यह सोचना था कि अगर हम आज इंग्लैंड फ्रांस को हेल्प करेंगे तो जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए जो वॉर होगा, जो ऑस्ट्रिया से होना था, क्योंकि ऑस्ट्रिया के कब्जे में था इटालियन स्पीकिंग टेरिटरीज, लोम्बार्डी, वेनेशिया इत्यादि, तो जब इटली का सार्डिनिया का वॉर होगा ऑस्ट्रिया के साथ, तो हमको हो सकता है कि इंग्लैंड और फ्रांस का सहयोग, कॉपरेशन मिल जाए, मिलिट्री कॉपरेशन। और इसीलिए सार्डिनिया बिना किसी कारण के 1854 से 56 के बैटल ऑफ क्रीमिया में शामिल हो गया। इस युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस और सार्डिनिया की जीत हुई। इस युद्ध में जीत के साथ ही, यानी बैटल ऑफ क्रीमिया के साथ ही, अब इटली के यूनिफिकेशन का प्रश्न, इटली के यूनिफिकेशन का मुद्दा एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका था। दूसरी तरफ सार्डिनिया को इस समय इंग्लैंड और फ्रांस की सहानुभूति भी प्राप्त हो गई यूनिफिकेशन ऑफ इटली के डायरेक्शन में। लेकिन इसके बाद, बैटल ऑफ क्रीमिया के बाद, अब महसूस हुआ काउंट कैबोर को कि ये उचित अवसर है, और इसलिए 1859 में जो है फ्रांस का सहयोग लेकर के सार्डिनिया ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध शुरू हो गया 1859 में। इस युद्ध का मकसद था कि ऑस्ट्रिया के कब्जे में लोम्बार्डी और वेनेशिया नामक जो इटालियन क्षेत्र था, उसको ऑस्ट्रिया से छीनना। प्रारंभ में फ्रांस ने इस युद्ध में साथ दिया सार्डिनिया का, और इस तरह से ऐसा लगा जैसे कि सार्डिनिया की जीत हो रही है। लेकिन तभी फ्रांस के लोगों ने अपनी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि फ्रांस के लोग ऑस्ट्रिया को अपना मित्र मानते थे, और इस कारण से फ्रांस के लोगों ने अपनी सरकार का विरोध किया कि क्यों सार्डिनिया का साथ दिया जा रहा है ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध में। और इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस बीच मझधार में जो है नाव से कूद गया, यानी बीच लड़ाई में फ्रांस जो है लड़ाई से अलग हो गया। अब लड़ाई के मैदान में सिर्फ दो देश बच गए, एक ऑस्ट्रिया और एक सार्डिनिया। तो ऑस्ट्रिया एक काफी पावरफुल कंट्री था, एक इंपीरियलिस्टिक कंट्री था, और इस कारण से जब फ्रांस अलग हो गया इस युद्ध से, तो इस प्रकार का भय था कि शायद ऑस्ट्रिया की जीत हो जाएगी, सार्डिनिया इस युद्ध में हार जाएगा। लेकिन काउंट कैबोर ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और बहादुरी से लड़ करके ऑस्ट्रिया को पराजित किया, और इस तरह से ऑस्ट्रिया के कब्जे में जो लोम्बार्डी और वेनेशिया का इलाका था, उसके ऊपर सार्डिनिया का कब्जा हो गया। अब सार्डिनिया का पीडमोंट और सेवाय नामक दो क्षेत्रों के ऊपर आपसी सहमति के साथ ही वो सार्डिनिया में शामिल हो गए। यानी अब तक सार्डिनिया, पीडमोंट, सेवाय और दो और क्षेत्र आ गए, लोम्बार्डी और वेनेशिया, इतना आ गए। अब बच गया सिसिली और नेपल्स। सिसिली और नेपल्स के ऊपर शासन था
हैब्सबर्ग डायनेस्टी का जो रिलेटिव था, बर्बन डायनेस्टी का रूलर का रिलेटिव का शासन, हैब्सबर्ग डायनेस्टी ऑस्ट्रिया का और फ्रांस का बर्बन डायनेस्टी, ये दोनों रूलिंग डायनेस्टी थे, दोनों ही रिलेटिव डायनेस्टी थे, दोनों के बीच शादी का संबंध होता था। तो दोनों के रिलेटिव यानी दोनों डायनेस्टीज का बरदहस्त प्राप्त था जिस रूलर का शासन था सिसिली और नेपल्स के ऊपर। इसलिए सिसिली और नेपल्स के ऊपर कब्जा करना आसान नहीं था। गुइसेप मेजनी के एक प्रमुख शिष्य गैरीबाल्डी ने एक विशाल सेना का निर्माण किया था, एक रिवॉल्यूशनरी सेना का। इस सेना को रेड आर्मी के नाम से जाना जाता था और गैरीबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स के ऊपर हमला कर दिया और गैरीबाल्डी ने हमला करके सिसिली और नेपल्स को जीत लिया। और इस प्रकार से गैरीबाल्डी जो गुइसेप मेजनी का चेला था, शिष्य था, अनुयायी था, उसका प्रमुख उद्देश्य था यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इसलिए गैरीबाल्डी के प्रयासों से सिसिली और नेपल्स का विलय यानी मर्जर हो गया सार्डिनिया के साथ। यानी अब तक कई इटालियन क्षेत्र आ गए सार्डिनिया के साथ, जिसके अंतर्गत था सार्डिनिया, पीडमोंट, सेवाय, लोम्बार्डी, वेनेशिया, सिसिली और नेपल्स। इतने क्षेत्र अब सार्डिनिया के साथ मिल चुके थे, इतने क्षेत्र अब इटली बन चुके थे। अब बचा पर्मा, टस्कनी और मोडेना। पर्मा, टस्कनी और मोडेना के ऊपर एब्सोल्यूट रूलर्स और मिलिट्री कमांडर्स का शासन था। काउंट कैबोर ने पर्मा, टस्कनी और मोडेना में इटालियन लोगों में विद्रोह भड़का दिया और विद्रोह को दबाने के नाम पर काउंट कैबोर अपनी सेना को लेकर के प्रवेश कर गया और इस तरह से काउंट कैबोर ने विद्रोह को दबाने के नाम पर पर्मा, टस्कनी और मोडेना का विलय कर लिया सार्डिनिया के साथ। तो इस तरह से अब हो गए सार्डिनिया, पीडमोंट, सेवाय, लोम्बार्डी, वेनेशिया, सिसिली, नेपल्स, पर्मा, टस्कनी और मोडेना, इतना सब एक इटली के अंतर्गत आ गए। लेकिन अभी भी जो इटली की राजधानी होना था रोम अभी भी स्वतंत्र था और रोम को बिना शामिल किए हुए, रोम को जब तक सार्डिनिया में शामिल नहीं कर लिया जाता तब तक यूनिफिकेशन ऑफ इटली का महायज्ञ पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन रोम को शामिल करना एक बहुत डिफिकल्ट काम था क्योंकि रोम में पोप का शासन था। पोप ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं, तो इस कारण से पोप का सम्मान पूरे संसार भर के क्रिश्चियन लोग करते हैं और रोम में पोप का शासन था। तो इस कारण से पोप के ऊपर हमला करना बड़ा डिफिकल्ट था काउंट कैबोर के लिए, क्योंकि अगर वो खुद सेना लेकर के हमला कर देता तो हो सकता था कि जो क्रिश्चियन लोग थे वो काउंट कैबोर के खिलाफ हो जाते, क्योंकि पोप एक प्रकार का देवता, एक प्रकार का पूजनीय माने जाते थे। दूसरी तरफ काउंट कैबोर ने इस समय बड़ा ही डिप्लोमेसी का परिचय दिया। जैसे पोप क्रिश्चियन लोगों के लिए पूजनीय माने जाते थे, ठीक उसी प्रकार से सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल II जो राजा थे उनका भी लोगों में काफी सम्मान था और विक्टर इमैनुअल II को भी लोग भगवान की तरह पूजा करते थे और इसलिए काउंट कैबोर ने स्वयं आक्रमण नहीं करके सेना सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में भेज दिया। यानी विक्टर इमैनुअल II ने रोम के ऊपर हमला कर दिया। अब क्रिश्चियन लोगों के सामने दो विकल्प था,
कि एक तरफ विक्टर इमैनुअल II राजा है और एक तरफ पोप धर्मगुरु है। नतीजा हुआ कि विक्टर इमैनुअल II ने रोम पर कब्जा कर लिया, क्योंकि पोप के पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, और इस कारण से रोम के ऊपर विक्टर इमैनुअल II का 1870 ईस्वी में कब्जा हो गया। जिस समय रोम के ऊपर विक्टर इमैनुअल II ने अपनी सेना लेकर के हमला किया, ठीक इसी समय गैरीबाल्दी ने भी रोम के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन राजा को खुद सेना लेकर के रोम के ऊपर हमला करते देख करके गैरीबाल्दी ने तुरंत अपने पैर वापस खींच लिए, और इस तरह से रोम के ऊपर विक्टर इमैनुअल II का कब्जा हो गया। अब 1870 में इस प्रकार से इटली की जो राजधानी होनी थी रोम, उसके ऊपर भी कब्जा हो गया, उसका भी मर्जर हो गया सार्डिनिया के साथ, और इस तरह से इटली के यूनिफिकेशन का महायज्ञ अब 1870 में पूरा हो गया। 1870 में रोम में पोप के लैट्रन महल में एक भव्य समारोह किया गया। इस भव्य समारोह में सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल II को इटली का राजा घोषित कर दिया गया, और इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली पूरा हो गया। आप लोगों को अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक निःशुल्क ऑनलाइन एजुकेशनल सर्विस है। थैंक यू।